गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम है, पहले हमने पढ़ा था एंटीपार्टम हेमरेज, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। वो एंटीपार्टम क्या था? गर्भावस्था के दौरान रक्त प्रवाह हो रहा था, बट ये क्या है? डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद रक्त प्रवाह। तो प्रसव के बाद जो रक्त प्रवाह कितना होता है नॉर्मल देखेंगे तो हमने बताया था कितना 500 ml से भी कम होता है। भाई 500 ml से भी क्या है? कम होता है। बट अगर ये 1000 ml हो जाए या 500 से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पोस्टपार्टम हेमरेज। समझ में आया? अगर प्रसव के बाद अगर हम नॉर्मल रक्त प्रवाह देखेंगे वो कितना होता है? 500 ml, 250 से 500 ml मानते हो। बट अगर वही रक्त प्रवाह है कितना? 500 से 1000 हो जाए, 1 लीटर तक क्या हो जाए? ब्लड लॉस हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो? पोस्टपार्टम हेमरेज। प्रसव के बाद होने वाला रक्त प्रवाह है कितने से ज्यादा? 500 से ज्यादा, और 1000 ml तक भी हो सकता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है? पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें कि ये क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, इस पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर कंडीशन क्या आती है? अगर गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद, क्या बच्चे के जन्म के बाद 500 ml से ज्यादा क्या हो? रक्तस्राव होना हो, उसी को आप क्या बोलते हो? पोस्टपार्टम हेमरेज। बच्चे के जन्म के बाद अगर 500 ml से ज्यादा क्या हो गया? रक्त प्रवाह हो गया, उसको आप क्या बोलते हो? पोस्टपार्टम हेमरेज। यहाँ पे अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है? जन्म के बाद से लेके जो प्रीपेरियम पीरियड होता है, जो मैंने बताया था 24 घंटे से लेके 1.5 महीने का जो टाइम होता है, अगर इस दौरान मतलब गर्भस्थ मतलब बच्चे के जन्म के बाद से लेकर पूरा प्रीपेरियम 1.5 महीने का उसकी समाप्ति तक अगर वजाइना से असामान्य रक्तस्राव हो जो महिला को क्या करे? नकारात्मक प्रभाव डालता हो, महिला की स्थिति पर, उसकी हेल्थ पर, उसके स्वास्थ्य पर क्या करे? नकारात्मक प्रभाव डाले, तथा उस मदर का क्या हो? दिल की धड़कन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, टेकिकार्डिया उसको हो जाए, मदर को क्या हो? हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाए आदि के रूप में उसको देखने को मिलता है। उसी को आप क्या बोलते हैं? प्रसव के बाद होने वाला रक्तस्राव। समझ में आया? अच्छा, सीधी सी डेफिनेशन देखोगे कि अगर बच्चे के जन्म के बाद से लेके अगर पूरा जो 1.5 महीने का टाइम पीरियड होता है उस दौरान अगर उस महिला को 500 से ज्यादा या 1000 ml तक क्या हो? रक्तस्राव हो, और उस रक्तस्राव के साथ साथ में महिला की दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई हो और ब्लड प्रेशर भी क्या हो? कम हो, उस स्थिति को आप क्या बोलते हो? पोस्टपार्टम हेमरेज। समझ में आया? पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलोगे? अगर रक्त प्रवाह, रक्तस्राव कितना 500 से ज्यादा हो जाए, रक्तस्राव कितना 500 से ज्यादा हो जाए, कब तक? जो वो 1.5 महीने का टाइम है जहां से क्या हो? प्रसूति काल स्टार्ट हुआ हो। समझ में आया? बच्चे के जन्म के बाद से लेके और जब वो 1.5 महीने का टाइम जिसको आप बोलते हैं ना प्रीपेरियम पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, तो उसके अंत तक जाते जाते अगर देखा जाए तो वो ब्लड लॉस कितना हुआ है, और उस ब्लड लॉस के साथ साथ में महिला को क्या हो गया? टेकिकार्डिया, मतलब उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है और उसका बीपी भी क्या है? कम है। तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच। गर्भावस्था के दौरान था वो एपीएच था, बट डिलीवरी के बाद जो आता है उसको आप बोलते हो पीपीएच बोलते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बच्चे का जन्म हो गया, ये नहीं हो रहा है, जन्म नहीं हो चुका है, बच्चे ने जन्म ले लिया है, प्लेसेंटा भी बाहर निकल गया है,
अब उसके बाद से लेके कितना लॉस हुआ है ब्लड का वो आपको काउंट करना है। अगर वो 500 से ज्यादा है, महिला की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रखी हैं और उसका रक्तदाब भी क्या है, कम हो रखा है, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, पोस्टपार्टम हेमरेज। इज दैट क्लियर? पोस्टपार्टम हेमरेज आप किसको बोलोगे, समझ में आई आप लोगों को? अब अगर इसके डेफिनेशन के बाद में इसके कारण या कौन कौन से टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है ये, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पोस्टपार्टम हेमरेज के जो टाइप होते हैं, पीपीएच के टाइप होते हैं, वो दो होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का क्या मतलब होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर, समझ में आया? ये क्या होता है, 24 घंटे के बाद। दोनों चीज समझ में आई? एक होता है 24 घंटे के अंदर अंदर और एक होता है 24 घंटे के बाद। तो सेकेंडरी किसको बोलते हैं, 24 घंटे के बाद होने वाला रक्तस्राव, और जो 24 घंटे के अंदर रक्तस्राव होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच। इसके दो होते हैं, एक होता है थर्ड स्टेज हेमरेज और एक होता है ट्रू हेमरेज। एक होता है थर्ड स्टेज हेमरेज और एक होता है ट्रू हेमरेज। अच्छा, थर्ड स्टेज हेमरेज का मतलब ये होता है जो प्रसव की तीसरी स्थिति या स्टेज थी, समझ में आया? जो प्रसव की तीसरी अवस्था या स्टेज थी, उस दौरान हमने देखभाल अच्छी नहीं की, मतलब अच्छे से देखभाल नहीं की, अच्छे से देखभाल नहीं की, अच्छे से केयर नहीं दी उसको, समझ में आया? अच्छी केयर नहीं की तो ये जो चीजें होती हैं वो क्या करेंगी, बाद में हेमरेज कोज करवा सकती हैं। जब तीसरी स्टेज थी, तीसरी स्टेज में क्या था, हम प्लेसेंटा को बाहर निकाल रहे थे। अब अगर जो प्लेसेंटा को बाहर तो निकाल दिया था हमने, या तो हमने प्रेशर के साथ में उसको बाहर निकाला, या प्लेसेंटा के कुछ प्रोडक्ट, कुछ पार्ट है वो यूट्रस के अंदर गर्भाशय में रह गए, तो उन्होंने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करके वहां पे क्या करवाया, रक्त का प्रवाह करवा दिया। तो उस दौरान हमने ध्यान तो दिया नहीं कि भाई इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रखी है, वो समस्या देखी नहीं और वो समस्या बाद में जाके बड़ी हो गई, बड़ी समस्या में बदल गई। तो जब हमने तीसरी स्टेज के दौरान उसकी देखभाल और उसकी केयर अच्छे से नहीं की तो ये क्या करेगी, हेमरेज में बदल जाएगी। कैसे? अगर प्लेसेंटा या कुछ जो भी किसके गर्भावस्था के कुछ भी ऐसे मटेरियल था, अगर वो अंदर रह गया, कहाँ पे, गर्भाशय में, तो वो गर्भाशय में क्या करेगा, संक्रमण पैदा करेगा और संक्रमण करवा के हेमरेज करवा देगा। समझ में आ रहा है? या फिर हमने गर्भाशय की अच्छे से मसाज नहीं की, क्योंकि उसकी मसाज करना भी जरूरी है, मसाज करेंगे तब सारे पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे। या हमने गर्भाशय की अच्छे से मसाज नहीं की तो उसकी टोनिसिटी, जो लचीलापन होता है यूट्रस का, वो क्या हो गया, गड़बड़ा गया था, और उसकी वजह से वो ज्यादा लचीला हुआ तो माउथ ओपन नहीं रहा, तो भी वहां से रक्त का प्रवाह रहेगा। तो उसको हार्ड करना क्या होता है, जरूरी होता है। मसाज करके हम उसको क्या करेंगे, ठीक कर सकते हैं। बट हमने अगर मसाज नहीं की, अच्छी केयर नहीं की, अच्छे से देखभाल नहीं की, सावधानी वहां पे हमने बरती नहीं, तो उन सब ने क्या कर दिया, तीसरी स्टेज के कारण जो हेमरेज करवाया उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज हेमरेज। ये किसका टाइप है, प्राइमरी का, 24 घंटे के अंदर ही अंदर होगी। ये क्या होता है, वास्तविक प्रसव रक्तस्राव, ये ट्रू पीपीएच। इसको मतलब होते हैं डिलीवरी के दौरान क्या हो गए, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए, कोई जटिलताएं आ गई थी डिलीवरी के दौरान। मान लो महिला को क्या था, हाइपरटेंशन था, महिला को क्या थी, डायबिटीज थी, या महिला को कोई और अदर प्रॉब्लम थी, महिला में 2 बच्चे एक साथ पैदा हो रहे थे, तो ये सारे वास्तविक ट्रू पीपीएच है, वास्तविक पीपीएच है या रक्तस्राव है या ट्रू पीपीएच है, जिसके अंदर 500 तो नॉर्मल था, बट यहाँ पे वो क्या हो गए, 500 ml से ज्यादा ब्लड है वो निकल गया। समझ में आया? इसका तो कारण क्या था, तीसरी स्टेज थी, ये तो लेबर हो रहा था, हमने कोई गलती नहीं की थी, बट बिना गलती के ही अपने आप ही वो क्या हो रहा है, पीपीएच को लीड कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रू पीपीएच। महिला में पहले कोई बीमारी प्रेजेंट है उसके साथ में, अब उसमें कौन सी आती है,
हाइपरटेंशन ही ज्यादा होती है। हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, ब्लड का प्रवाह ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उस महिला में क्या हो गया, रक्तस्राव होने लग गया। दो तरीके का होता है, प्राथमिक वाला 24 घंटे के अंदर अंदर, ये 24 घंटे के बाद में, ठीक है, 24 घंटे के बाद में कोई भी इंफेक्शन हो गया महिला को उसकी वजह से, बट 24 घंटे के बाद हुआ है। यहाँ 24 घंटे के भीतर भीतर हो रहा है, तो 24 घंटे के भीतर भीतर हो रहा है मतलब प्रसव प्रक्रिया तो हो गई है पूरी, समझ में आ रहा है, बट एक ही दिन के अंदर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो पहले वाला तो जो होगा 24 घंटे के अंदर अंदर, वो किसकी वजह से होगा, अगर हमने तीसरी अवस्था को अच्छे से देख रेख में नहीं रखा, उस महिला को अच्छे से देखभाल नहीं दी, उसको केयर नहीं दी, अगर उसका ध्यान नहीं रखा और हमने जो भी चीजें थी वो सारे चेक नहीं की, अगर यूट्रस में कुछ भी अंदर रह गया, गर्भाशय में कुछ भी खराब चीज अंदर रह गई, तो उसने क्या करवा दिया, हेमरेज करवा दिया। ट्रू पीपीएच, प्रसव प्रक्रिया हो गई, बच्चे ने जन्म ले लिया, जब प्लेसेंटा रिमूव कर दिया, उसके बाद में माँ में क्या थी, जब भाई बच्चे को डिलीवर करवा रहे थे, प्लेसेंटा रिमूव हो रहा था, तो माँ में क्या थी, अगर हाइपरटेंशन बीपी की प्रॉब्लम थी तो उसने क्या करवा दिए, हमारी गलती नहीं है, वहां गलती क्या, मदर में बीमारी थी साथ में, तो उसने वो क्या करवा दिया, पीपीएच करवा दिया। तो ये दो तरीके के क्या होते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक फिर दो का होता है, पहले तो तीसरी अवस्था के कारण, और दूसरा अपने आप मदर को कोई बीमारी थी उसकी वजह से। अगर नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, कंडीशन के बारे में, कि अगर जो रक्त प्रवाह हो रहा था उस महिला को, हेमरेज हो रहा है, उस हेमरेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, हम इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, महिला के अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा है उस रक्त प्रवाह को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन आ गई कि अगर क्या है, तृतीय अवस्था का अगर हमें उपचार करना हो तो उस उपचार के अंदर हमें पहले तो सामान्य तरीके अपनाने हैं, सामान्य मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट करना है। अगर महिला की डिलीवरी घर पे हुई है, महिला ने बच्चे को जन्म कहाँ पे दिया है, घर पे ही दिया, हॉस्पिटल में नहीं, तो रोगी को कहाँ लेके जाओ, हॉस्पिटल। मान लो महिला की डिलीवरी क्या हो गई, घर पे ही हो गई, और ये कारण हो रहा है, तो हमें क्या करना है, महिला को हॉस्पिटल में लेके जाना है, उसको अकेला कभी नहीं छोड़ना है, बार बार उसको देखते रहना है, मतलब आपको अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब देखभाल उसकी बार बार जाके उसको चेक करके आना है। सभी जो भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण आपको चाहिए वो आप तैयार रखोगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो देना ही देना है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी सारी तैयारियां रखोगे। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयारियां क्या रखती है, आपको पता होनी चाहिए मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, समझ में आ रहा है, ब्लड ग्रुप कौन सा आपको पता चल गया तो उस ब्लड ग्रुप का ब्लड लेके आ जाओ और तैयार रखो, जब जरूरत पड़ी, ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, रक्त प्रवाह ज्यादा हो गया, तुरंत आपने ब्लड चढ़ा दिया, समझ में आया। तो पहले तो क्या करो, अगर घर पे डिलीवरी हुई है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाओ, उसको अकेला कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ब्लड उसका लॉस तो हो ही रहा है ना, तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है, बार बार जाके उसको चेक करते रहना है, उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना है कि आप टेंशन मत लो, हम है ना, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, हम सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी सारी तैयारियां करके रखो। अब यहाँ पे हम लोग इतना करने के बाद एक्चुअल मैनेजमेंट करेंगे। एक्चुअल मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, हम लोग गर्भाशय की मसाज करेंगे, मालिश करेंगे, क्या, गर्भाशय की मालिश करेंगे, फिर महिला को क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे, यूरिन पास आउट वहां से करवाएंगे, महिला को ऑक्सीटोसिन ड्रग वहां पे दी जाएगी 0.2 मिलीग्राम, और डेक्स्ट्रोज सेलाइन, मतलब उसको एनर्जी की जरूरत है तो हम लोग उसको डेक्स्ट्रोज भी उसको मदर को देंगे। तो जनरल मैनेजमेंट करने के बाद हमारा एक्चुअल मैनेजमेंट क्या आएगा कि हम महिला को तो हमने सही स्थिति में ले आए, बट अब इसकी बीमारी जो है, इस बीमारी को भी सही स्थिति में लेके आना है, उसकी प्रॉब्लम को भी सही स्थिति में लाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो यूट्रस को क्या करोगे, मसाज करोगे, ताकि उसको हार्ड बना सको, सख्त बना सको। फिर महिला को कैथेटराइजेशन करेंगे कि यूरिन है वो आराम से वहां से बाहर निकल जाए। ऑक्सीटोसिन ड्रग उस महिला को दी जाएगी और सलाइन दिया जाएगा, जो भी डेक्स्ट्रोज होते हैं D5W वगैरह, ये उस महिला को दी जाएगी ताकि एनर्जी उसको मिलती रहे। तो ये इतना करने के बाद आपको देखना है प्लेसेंटा वहां से
हटा कि नहीं हटा, या प्लेसेंटा, मतलब एक जगह देखनी है प्लेसेंटा हटा कि नहीं हटा, हट गया है तो आपको क्या करना है, प्लेसेंटा को निष्कासित कर देना है, बाहर निकाल देना है। अगर वो नहीं हटा है तो आप क्या करोगे, अपने हाथों के द्वारा उसको हटाओगे। बताया था ना मैंने, स्लाइसिंग मूवमेंट, जैसे मछली तैरती है वैसे आप अपने हाथों को तैराते हुए कहाँ लेके जाओगे, प्लेसेंटा के पास, और धीरे धीरे उसको कुरेदते कुरेदते प्लेसेंटा को वहां से हटा दोगे। हटाने के बाद आप वहां से क्या कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, किसको, पीपीएच को। तो तीसरी स्टेज थी क्या, कि तीसरी स्टेज की वजह से जो हेमरेज हो रहा था, थर्ड स्टेज पीपीएच, उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले जनरल मैनेजमेंट करो उस महिला का। जनरल मैनेजमेंट के दौरान आपको देखना है कि महिला अकेली नहीं रहनी चाहिए, उसको बार बार चेक करना है, उसको साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट देते रहना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सारी सुविधाएं आपको वहां पे रखनी है। इतना कुछ करने के बाद आपको जो आपका पूरा आगे वाला जो काम है, मेन काम है, उसको करना है। उसके लिए यूट्रस की क्या करो, मसाज करो, कैथेटराइजेशन लगाओ, उसको दवाइयां दे दो और उसको ड्रिप चढ़ा दो मदर को, ताकि उसको एनर्जी मिले। अब वहां पे ये सब करने के बाद देखना है, अगर प्लेसेंटा वहां से अपने आप हट गया है तो उसको बाहर निकाल दो। बट अगर वो नहीं हटा है तो आप क्या करोगे, अपने हाथों के द्वारा नियंत्रित करके उसको बाहर निकालना है। अब जब जैसे ये बाहर निकलेगा, इसको बाहर निकालने के बाद आपको चेक करना है उस प्लेसेंटा की सारी चीजें प्लेसेंटा पे ही है ना, कहीं कोई एक टुकड़ा अंदर तो नहीं छूट गया। वो एक टुकड़ा अगर अंदर छूट गया तो प्रॉब्लम करेगा। तो उस एक छूटे हुए टुकड़े को आपने चेक किया, प्लेसेंटा पूरा था, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा पे ये सारी चीजें आपने चेक की कि यहाँ पे सारी मौजूद है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आपने देखा कि यहाँ पे से कुछ क्या है, प्लेसेंटा के इतना जो पार्ट है वो क्या रह गया, यहाँ यूट्रस के अंदर रह गया, ये वहां पे हेमरेज करवाएगा। तो पहले क्या करो, वापस हैंड को इंट्रोड्यूस करो और यूट्रस की पूरी क्या करो, सफाई कर दो। समझ में आया, क्या करो, पूरे के पूरे यूट्रस को वहां से पोछा मार दो, सफाई कर दो, ताकि आगे जाके हमें ब्लड प्रवाह नहीं देखना पड़े, पीपीएच नहीं देखना पड़े। ये हो गया उसका मैनेजमेंट। समझ में आया आप लोगों को कि मैनेजमेंट कैसे करना है, या हेमरेज होता कैसे। अगर ये सारा चीज कर लिया, आपने देख लिया, आपने प्लेसेंटा को बाहर भी निकाल दिया, पर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट अंदर रह गया यूट्रस के चिपक के, वो इन्फेक्शन ही करेगा भाई, क्योंकि ये वेस्ट बच्चे के जन्म के बाद ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये वेस्ट ही हो गया, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, अब इसको बाहर निकालना ही है। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट का अगर छोटा सा भी टुकड़ा अंदर रह गया तो वो वहां पे क्या करवाएगा, संक्रमण पैदा कर देगा, संक्रमण होने के बाद पीपीएच हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ भी यूट्रस के अंदर नहीं रहने देना, सारा मटेरियल पूरा साफ कर देना है, ताकि हम लोग पीपीएच से बच सके। समझ में आया, ये क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया किसका, पीपीएच का। अगर इस पीपीएच के मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जब उसकी लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो गई, पूरी हो गई, खत्म हो गई, तो उस दौरान वहां पे लास्ट में हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है कि भाई बच्चा डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गया, सब कुछ डिलीवर हो गया। आपको ये देखना है यूट्रस अपनी सामान्य स्थिति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है भाई। आपको पता है कि जो यूट्रस कहां पे था, पेल्विक कैविटी के अंदर, गर्भावस्था के दौरान वो कहां चला गया, एब्डोमेन पे। अब बच्चा तो डिलीवर हो गया तो गर्भावस्था भी समाप्त, तो गर्भावस्था के बाद यूट्रस का वापस तो नीचे आना जरूरी है ना। तो वो सिचुएशन आपको चेक करनी है कि बच्चा जन्म लेने के बाद यूट्रस सब, प्लेसेंटा सब बाहर आ गए, अब देखना है कि यूट्रस वापस अपनी नॉर्मल जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर वो नहीं आएगा तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। यह लेबर की थर्ड स्टेज में उत्पन्न होने वाली एक रेयर कंडीशन है। मतलब लेबर की जो तीसरी अवस्था होती है उसमें उत्पन्न होने वाली ये एक रेयर कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। रेयर तो है, मतलब
बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलेगी ये। अगर बात की जाए तो 1000 में से किसी एक के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बट जिसके अंदर ये हो गई वहां पे वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करेगी, खतरा साबित होगी। जिसमें प्लेसेंटा यूट्रस से डिटैच नहीं होने के कारण, मतलब प्लेसेंटा है वो यूट्रस से क्या हुआ, हटा नहीं। अगर प्लेसेंटा यूट्रस से हटा नहीं और नहीं हटा तो आपने जब प्लेसेंटा को बाहर निकालने की कोशिश की, समझ में आया, तो यूट्रस क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल था यूट्रस, यहां पे क्या चिपका हुआ था, प्लेसेंटा। समझ में आया, ये चीज यही है। अगर ये यहां से हटा नहीं था प्लेसेंटा, तो जब आपने इसको हटाने की कोशिश की, इसको खींचने की कोशिश की कि ये बाहर आ जाए, तो ये प्रेशर जैसे जैसे इसका वजन लगेगा, पहले इसका वजन बच्चा उठा रहा था, बच्चा तो निकल गया बाहर, तो अब ये वजन तो रहेगा ना यूट्रस के ऊपर, तो ये तो ढीला पड़ जाएगा यूट्रस। तो जब इसमें कोई भारी चीज लटकी हुई रहेगी, आप बाहर से और खींचोगे, तो जो ये यूट्रस यहाँ पे नॉर्मल था, ये यूट्रस अब क्या कैसा हो जाएगा, देखो, तब आप इसको खींचने लगोगे तो ये यूट्रस इस पोजीशन के अंदर आ जाएगा, और ये रहा प्लेसेंटा। समझ में आया आप लोगों को, भाई नॉर्मली प्लेसेंटा ऐसे ही है, यहाँ पे ये चिपका हुआ है यूट्रस, प्लेसेंटा यूट्रस के साथ मैसे हुआ है। आपने जब इसको बाहर निकालने की कोशिश की तो ये अंदर उल्टा हो गया, यूट्रस अंदर धंस गया। समझ में आया, अब देखो ये यूट्रस कैसा बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। समझ में आई आप लोगों को, क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। ये अपनी नॉर्मल स्थिति के अंदर अब नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को, ये कंडीशन क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। ये सारी चीज कब होती है, थर्ड स्टेज के कारण, जब प्लेसेंटा क्या हो, यूट्रस से डिटैच नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो हमने जानबूझ के उसको हटाने की कोशिश की, और हटाने से के साथ साथ क्या हो गया, जैसे ही प्लेसेंटा के साथ ये क्या हो जाएगा, उल्टा होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा जैसे बाहर निकलेगा, यूट्रस इसके साथ चिपका हुआ ही है, और तो ये भी तो बाहर ही आएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन, मतलब यूट्रस का उल्टा हो जाना। ट्रीटमेंट के अभाव में रोगी में क्या होती है, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, महिला शॉक में चली जाएगी, और इसकी वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती हैं। भाई अगर आपने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया तो महिला के अंदर क्या आ जाएगी, शॉक कंडीशन आ जाएगी। शॉक कंडीशन आएगी तो महिला में बहुत सारी प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा होगी ना, भाई प्रॉब्लम तो आएगी, ब्लीडिंग हुई ज्यादा, ब्लीडिंग हुई तो खून की कमी आई तो महिला किस में चली गई, शॉक कंडीशन के अंदर चली गई। यहाँ पे आप इसको क्या देखते हो, कारण क्या है, मिस मैनेजमेंट। मतलब अगर आपने जो लेबर की तीसरी अवस्था है, अगर उसको आपने अच्छे से, वही कंडीशन जो मैंने पहले बताई थी पीपीएच की, अगर आपने थर्ड स्टेज को अच्छे से देखभाल नहीं की, महिला को अच्छी केयर नहीं दी, किस दौरान, थर्ड स्टेज के दौरान, तो ये कंडीशन लीड करेगा। समझ में आता है, ये कंडीशन क्या करेगा, लीड करेगा, कौन सी, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का उल्टा हो जाना। मतलब ये देख लो, नहीं प्लेसेंटा अगर वहां से नहीं हटेगा तो प्लेसेंटा के साथ साथ में यूट्रस उल्टा होके बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में, भाई जो नॉर्मल ऐसे प्लेसेंटा था, अब ये प्लेसेंटा ऐसे हो जाएगा, और ऐसे करके ये इसके साथ साथ में क्या होगा, जैसे जैसे प्लेसेंटा बाहर निकालेंगे ये भी बाहर आ जाएगा, उल्टा होके पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो गई। समझ में आया। एक कंडीशन क्या आती है, सब इन्वॉल्यूशन। सब इन्वॉल्यूशन, अब सब इन्वॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ये एक महिला का पूरा कोई भी एक ऑर्गन मान लो, जो ये दो पार्ट में हो गया, ये तो हो गया एब्डोमेन और ये हो गया पेल्विक। जो यूट्रस यहाँ पे मौजूद था, ये यूट्रस प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ आ जाता है ऐसे लंबा होके। समझ में आ रहा है, ये यूट्रस जो पेल्विक एरिया तक ही था बिना गर्भावस्था के, जैसे ही गर्भावस्था में आई ये अब बढ़ता बढ़ता कहाँ आ गया, एब्डोमेन में। अब बच्चा और प्लेसेंटा सब बाहर आ गए, तो आपको देखना है कि इस प्लेसेंटा वापस ये धीरे धीरे
नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। इसको मैक्सिमम टाइम लगता है धीरे धीरे आने के लिए, कम से कम 10 से 11 दिन। ये नहीं बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत बच्चादानी जो यूट्रस है वो पेल्विक कैविटी में आ जाएगा, नहीं, कम से कम उसको 6 से लेके 11 दिन, 10-11 दिन का मतलब टाइम लगता है। ये धीरे 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 आएगा, एक साथ नीचे नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा वो नीचे, और एक टाइम पे आके पेल्विक एरिया के अंदर अपनी वापस वही जगह बना लेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं, अगर ये आ गया तो इन्वोल्यूशन, अगर नहीं आया तो सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूट्रस का वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं आना। प्रेगनेंसी से पहले वाली अवस्था में यूट्रस का वापस नहीं आना क्या कहलाता है? सब इन्वोल्यूशन। समझ में आ रहा है भाई? प्रेगनेंसी से पहले की जो अवस्था थी तो उसमें तो महिला प्रेग्नेंट थी नहीं, तो उस दौरान बिना प्रेगनेंसी की जो स्थिति थी यूट्रस की, उस स्थिति के अंदर अगर यूट्रस वापस नहीं आ पाता है उसको क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन। और वो भी क्या होती है? प्रॉब्लम कॉज करती है। ये इतनी सारी चीजें क्या करवाती है भाई? पीपीएच हमने पढ़ लिया, इन्वर्जन हमने पढ़ लिया, दोनों का एक ही कारण है, मिसमैनेजमेंट। किसका? थर्ड स्टेज का। अगर तीसरी स्टेज को आपने अच्छे से देखभाल नहीं की है, उस दौरान उसका अच्छा उपचार उसको नहीं दिया गया है, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया था उस स्टेज को, तो वो कंडीशन क्या करती है? रक्त का प्रवाह भी ज्यादा करवाएगी और यूट्रस के अंदर भी प्रॉब्लम कर देगी। इज दैट क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। आई थिंक आगे की क्लास हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ।